हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे टॉपिक चल रहे हैं। आज हम टॉपिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा हमने चैप्टर में अभी तक कितना समझा है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो अभी तक हमने समझा है डीएनए को, डीएनए के स्ट्रक्चर को, डिटेल स्ट्रक्चर जो हमने देखा जिसमें न्यूक्लियोटाइड की बात की है, पेंटोज शुगर की बात की है, फॉस्फेट ग्रुप की हमने बात की है। इसी के साथ हमने बात की है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की। डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग हम किस प्रकार से करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है हिस्टोन के बारे में। आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर आए हैं। आपने कहा डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है। साथ ही हमने हिस्टोन प्रोटीन की बात की है। हिस्टोन का एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट हमने कहा कि एक वर्ड हमारे पास आया है न्यूक्लियोसोम। जब हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए क्या आता है, यहाँ पे आपने कहा कि डीएनए जो इसके आर पार आपने कहा लिपट जाता है या फिर इसके साथ अरेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमने कहा न्यूक्लियोसोम के बाद हमारे पास आया क्रोमैटिन फाइबर की। यहाँ पर इसी प्रकार से न्यूक्लियोसोम की एक क्या बनती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। एंड लास्ट आपने कहा इस क्रोमैटिन फाइबर जब इस प्रकार से पैक होता है तो इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो हमने कहा कि क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एक अलग प्रकार के प्रोटीन है जो हिस्टोन से डिफरेंट होते हैं। हमने यहाँ पर बात की है कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में। आपको इससे काफी हद तक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया गया है। जिससे सारे फीचर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। हमारे पास आता है कि डीएनए हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है। क्या प्रूफ आता है, तो हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को पढ़ा है। क्या होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, जिसे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। उसके अलग एक्सपेरिमेंट दोहराए गए। फिर आपने कहा कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को लेकर के कुछ अलग से यहाँ पे फिर से क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए और बताया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इतना इनफ नहीं था, लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो हमारे पास आता है यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट जिसे यहाँ पर हार्शे और चेज ने दिया था। इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे देखा था। क्लियर है इतनी बात। अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम बात करें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ वर्ड्स हमारे पास आते हैं जैसे कि रेप्लिकेशन, जैसे कि ट्रांसलेशन। क्या डिफरेंस होता है इसमें कि रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है। इन सारे जो वर्ड्स हमारे पास आते हैं तो हमने कहा कि हम देखते हैं स्टेबिलिटी के बेसिस पे। अगर हम पहले हमने प्रॉपर्टी की बात की थी, देन हमारे पास टॉपिक आया था दोनों आरएनए और डीएनए में। हमने यहाँ पर देखा था कुछ दोनों में क्या थी, वेरिएंस, दोनों में अंतर थे। आपने कहा कि डीएनए स्टेबल है यहाँ पर आरएनए के कंपैरिजन में। आरएनए क्या है, ज़्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है, डीएनए के कंपैरिजन में। ये हमारे पास कंपैरिजन हमने पढ़ा था डीएनए और आरएनए का। रेप्लिकेशन स्कीम हमने पढ़ी थी जिसे अभी हमें क्या करना है, डायग्राम के थ्रू देखना है कि रेप्लिकेशन किस प्रकार से हुई है। इस टॉपिक को हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर जिसमें हम देखेंगे कि आपने अभी तक चैप्टर में कितना समझा है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एमसीक्यू से। और एमसीक्यू यानी कि आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी और आपको उसके ऑप्शन दिए जाएंगे। चलिए तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू, जिसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट आपके पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है which of the following is not a component of न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में है ए नाइट्रोजनस बेस। सबसे पहले हमारे पास आता है नाइट्रोजनस बेस। बी हमारे पास आता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। सी हमारे पास आता है राइबोज शुगर।
और डी हमारे पास आता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आपको? सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट या कौन सा घटक न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं है। ठीक है, हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं है या न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या था, ये आपको समझना होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन एक बार देख लेंगे। हमने कहा नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है, राइबोज शुगर है या डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंफ्यूजन होगा या आपको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि अगर हम हिंदी में भी लिखेंगे तो नाइट्रोजनस बेस को हम नाइट्रोजनस बेस ही लिखेंगे, फॉस्फेट ग्रुप को हम फॉस्फेट ग्रुप ही लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस को इसी प्रकार से हम नाइट्रोजनस बेस लिखेंगे। ठीक है, अब आपका फॉस्फेट ग्रुप है, राइबोज शुगर है या डीऑक्सीराइबोज शुगर है, सभी को हम ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर है ना? इसीलिए हम सिर्फ इंग्लिश में यहाँ पे लिख रहे हैं। आप बस स्टेटमेंट को समझिए कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने कहा हमें समझना होगा न्यूक्लियोटाइड क्या है। हमारे पास दो वर्ड आते हैं, न्यूक्लियोटाइड और दूसरा वर्ड आता है न्यूक्लियोसाइड। दोनों में क्या डिफरेंस है? आपके पास ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है डीएनए के स्ट्रक्चर से, जिसे हमने बहुत बार क्या किया है, यहाँ पे रिवाइज किया है। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए और आपको ये दोनों शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से क्या होगा, आपको पता चलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो दोनों में डिफरेंस आप समझेंगे। हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है, राइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ध्यान रखिए दोनों शुगर हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार अपने स्टेटमेंट को पढ़िए, ऑप्शन को आप लोग नोट कीजिए। चलिए, अब आपने देखा होगा तो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। हमने कहा कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं है। सबसे पहले तो आप न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में देखिए। हमने बात की थी पेंटोज शुगर के बारे में। ठीक है, पेंटोज शुगर आपने कहा था, ये पेंटोज शुगर है, और हमने कहा था पेंटोज शुगर से ऐड होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है। इस स्ट्रक्चर को तो हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब यहाँ पर पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे ऐड होते हैं तो न्यूक्लियोसाइड है। अब यहाँ पर अगर फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है, फॉस्फेट ग्रुप अगर लग जाता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अब हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हमने कहा न्यूक्लियोसाइड क्या था, ये न्यूक्लियोसाइड था, ये न्यूक्लियोसाइड था। क्लियर है? अब हम इतना समझे, अब न्यूक्लियोसाइड को हम इरेज कर देते हैं। समझते हैं अब न्यूक्लियोटाइड को। हमने कहा न्यूक्लियोटाइड का पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले ये देखिए, ये पूरा ये न्यूक्लियोटाइड है। आपने कहा नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस क्या होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हमारे पास आता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉस्फेट ग्रुप लिखा है। अब हमने कहा पेंटोज शुगर। शुगर यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, राइबोज शुगर है या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब ध्यान दीजिए, हमने जब बात की है डीएनए के बारे में तो हमने कहा कि डीएनए में क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। आरएनए को क्या कहते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड हम कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता कि यहाँ पर बताइए, अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए की बात करें, तो आपके क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, राइबोज शुगर नहीं होगी बल्कि डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। ठीक है, और अगर हम आरएनए की बात करें तो हमने कहा राइबोज शुगर होगा। तो आपके पास क्वेश्चन ये आता है, अब आपका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यहाँ पे इम्प्रॉपर होगी। इस केस में आपकी जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो इम्प्रॉपर होगी। आप राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों को भी, किसी को भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आरएनए को पूछा गया या डीएनए को पूछा गया। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। ये क्वेश्चन आपको मैंने इसलिए बना के दिया है ताकि आपको इतना पता चले कि अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है तो आप क्या चूज करेंगे। किसी स्टेटमेंट के दो आंसर नहीं होते हैं, एक ही आंसर होता है, स्पेसिफिक आंसर होता है। क्वेश्चन का जो उद्देश्य है वो क्या है, यहाँ पर कि आप समझिए चीजों को
कि यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की बात की गई है, ठीक है। और आपने कहा कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, 3 चीजें होती हैं, पेंटोस शुगर होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है, 3 चीजें होती हैं। लेकिन जो शुगर होती है वो 2 प्रकार की होती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। अब सबसे पहले हम इन शुगर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे इन शुगर के बारे में, क्या डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से हमने पेंटोस शुगर बनाई थी। यहाँ पर था कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 क्या था, चेन से बाहर था, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या था, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये आता है और इसी प्रकार से दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये आता है। आपको जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम चीजें मैं आपको पहले सॉल्व करने के लिए दूंगी, प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताइए दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस को ढूंढिए सबसे पहले। अगर आपने डिफरेंस को देखा होगा तो सबसे पहले तो कार्बन की नंबरिंग आपने की होगी, ठीक है। कार्बन की नंबरिंग हमने क्या की थी, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5 है। सेम इसमें भी होता है, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब अगर आप देखेंगे कार्बन नंबर 2 को देखिए, दोनों में कार्बन नंबर 2 में डिफरेंस है। इससे पहले आपने कहा कि यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर बना है, आप जानते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे बना है, जहाँ कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 के बीच में क्या हुई थी, यहाँ पे आपने कहा था रिएक्शन हुई थी। तो यहाँ पर अगर कार्बन नंबर 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ H है यहाँ पे और यहाँ पर क्या है, OH है, ठीक है। मैंने कहा ये है राइबोस शुगर, और इसे मैंने कहा डी ऑक्सी राइबोस शुगर। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन निकल जाती है, इसीलिए हमने क्या कहा, डी ऑक्सी कहा, कहा इसे डी ऑक्सी। तो यहाँ पे क्या है, डी ऑक्सी राइबोस शुगर है और ये राइबोस शुगर है। तो जब हमने यहाँ पे पढ़ा था डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या यूज किया गया था, ये यहाँ पे यूज किया गया था, क्लियर है, यही हमने यूज किया था। अब अगर यहाँ पे मैं नाइट्रोजनस बेस लगा दूं और न्यूक्लियोसाइड को बना दूं, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़े थे 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन है। उसमें भी हमने कहा था कि यहाँ पे प्यूरिन जो होगा उसमें आपने कहा था कि एडिनिन एंड ग्वानिन है और पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है। कोई भी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस ऐड हो सकता है, ये है न्यूक्लियोसाइड। अब अगर न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियोटाइड में हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा और ऐड किसके साथ होता है, कार्बन नंबर 5 के साथ यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ये हमारे पास क्या आ गया है, पूरा न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब आप समझ रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो हमने डिटेल में पढ़ी है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप कैसे ऐड हुआ, फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन हुई कार्बन नंबर 5 के साथ और तब वहां पे क्या बना, हमने कहा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है। ये तो बना एक न्यूक्लियोटाइड। इसी न्यूक्लियोटाइड के साथ और जो चेन बनती है उस प्रकार से क्या होता है, हमने कहा पूरा स्ट्रैंड बनेगा। क्लियर है इतनी बात यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास आया था, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए, अगर मैं डीएनए की बात करूँ कि बताइए जो डीएनए है, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का पार्ट नहीं है, आपका आंसर क्या होगा, अपनी कॉपी में जल्दी से टिक कीजिए। अगर मैं कहूँ कि आरएनए में जो आपने का जो न्यूक्लियोटाइड है वो निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए का कंपोनेंट नहीं होगा, आप उसका आंसर भी क्या करेंगे, टिक करेंगे। क्लियर है इतना, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपके पास जब स्टेटमेंट आई थी, जब आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से न्यूक्लियोटाइड का पार्ट कौन नहीं है, अगर आपने डिटेल में चीजों को समझा है तो आपके पास आप क्वेश्चन करेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आरएनए को पढ़ रहे हैं या डीएनए को पढ़ रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ा है इसीलिए हमने डीएनए को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। एक बार आप लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर है उसे बना लेंगे। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है उसे देखें एक बार। सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास आता है, विच ऑफ द following is not a ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एडेनिन, ऑप्शन नंबर बी है थाइमिन, ऑप्शन नंबर सी है यूरेसिल और ऑप्शन नंबर डी जो आपके पास आता है वो है ग्वानिन। ठीक है, आपके पास जो स्टेटमेंट आती है उसमें आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड ओनली इन आरएनए, इज फाउंड ओनली इन आरएनए, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नाइट्रोजनस बेस है वो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, ये आपको बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं हमने कहा प्यूरिन है और पिरिमिडीन है। ठीक है, प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन जो आपके पास ऑप्शन में भी आए हैं, और पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आपको बताना ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नाइट्रोजनस बेस है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। इसी के साथ आपको ये भी आंसर मिल जाएगा कि डीएनए और आरएनए में सिमिलर नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। एक बार अपने स्टेटमेंट को पढ़िए और ऑप्शन को चूज कीजिए। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने कहा नाइट्रोजनस बेस की, हमारे पास टोटल नाइट्रोजनस बेस ये है। जब हमने बात की थी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने क्या बोला था, आपने कहा था प्यूरिन से कौन ऐड होगा, पिरिमिडीन ऐड होगा। हमेशा क्या होता है जो पेयरिंग होती है, इसके हमने कहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए कुछ इस प्रकार से है, सबसे पहले डीएनए की क्या बनती है, बैकबोन बनती है ये। ठीक है, आपने कहा यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस लगे होंगे, ये जो आपको मैं इस प्रकार से जो डंडी दिखा रही हूँ ये है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, अब ये कैसे स्ट्रैंड बना है ये हमने डिस्कस किया। हमने कहा यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या बने हैं, एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरा नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे क्या है, अटैच है। क्या होता है कि यहाँ पे प्यूरिन होगा पिरिमिडीन होगा, या पिरिमिडीन होगा प्यूरिन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर प्यूरिन है तो पूरी चेन में आपको प्यूरिन ही मिलेगा। तो प्यूरिन से पिरिमिडीन यहाँ पे क्या होता है, ऐड होता है। जब हम डीएनए को पढ़ रहे थे आपने एडेनिन भी पढ़ा था, आपने ग्वानिन भी पढ़ा था, आपने साइटोसिन भी पढ़ा था और आपने थाइमिन भी पढ़ा था। आपने यूरेसिल नहीं पढ़ा, हमने यूरेसिल को नहीं पढ़ा क्योंकि जो यूरेसिल पाया जाता है वो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। लेकिन हमने कहा जो यूरेसिल पाया जाएगा वो थाइमिन के स्थान पे पाया जाता है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है, लेकिन आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, आपने कहा थाइमिन। आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था वो चेंज हुआ, वैसे आपका ये जो क्वेश्चन अगर मैं चेंज करके दे दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में नहीं पाए जाते, तो आपने कहा थाइमिन नहीं पाए जाते, क्योंकि थाइमिन के बदले क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। अब जो यूरेसिल है वो डीएनए में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यूरेसिल की जगह आपने कहा थाइमिन यहाँ पर पाया जाता है। तो हमने क्या बोला था, अगर हम डीएनए को पढ़ते हैं तो हमने कहा हम इन दोनों को पढ़ते हैं, ये है डीएनए। ठीक है, और अगर हम आरएनए को पढ़ते हैं, तो हमने कहा आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थाइमिन और साइटोसिन। अगर हम आरएनए को पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं, ये चेंज है आरएनए और डीएनए में। अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें बाकी सब सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पिरिमिडीन हमने कहा थाइमिन एंड साइटोसिन कहाँ होगा, डीएनए में होगा,
और साइटोसिन एंड यूरेसिल कहाँ होगा, आरएनए में होगा। अब आपसे ये पूछा जाता है कि वो कौन सा पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन का जो वो कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो नाइट्रोजनस बेस बताइए पिरिमिडीन का, ठीक है, प्यूरिन का नहीं पूछा है, पिरिमिडीन का पूछा है कि वो नाइट्रोजनस बेस बताइए जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। तो कौन सा है, साइटोसिन है, दोनों में पाया जा रहा है, ठीक है। अदला बदली किसकी हो रही है, थाइमिन और यूरेसिल की हो रही है, थाइमिन है डीएनए की साइड और यूरेसिल है आरएनए के साइड, ठीक है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, क्लियर है इतना। चलिए क्वेश्चन को अपने नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल की शेप क्या है। आपके पास ऑप्शन में आए हैं, ए लाइनर है, भी हमारे पास आया है सर्कुलर है, ये हमारे पास आया है हेलिकल है, या नन ऑफ दीज, की कोई शेप नहीं है, इनमें से कोई शेप नहीं है डीएनए की। आपसे डीएनए के शेप के बारे में पूछा गया कि बताइए डीएनए की शेप क्या होती है। लाइनर होती है, सिंपल एक लाइन है। सर्कुलर होती है, हमने कहा लाइनर है, सर्कुलर यानी कि गोल है। हेलिकल, हेलिकल का मतलब होता है इस प्रकार से स्पाइरल, आप स्पाइरल कुछ कह सकते हैं, हेलिकल है। ये इनमें से कोई शेप ही नहीं है। आपने कहा इजी है, इस क्वेश्चन का आंसर इजी है। हमने क्या बोला है, जब भी हमने डीएनए को पढ़ा है हमने क्या बोला है, डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड पाए जाते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने क्या बोला कि डीएनए का क्या है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इजी है। चलिए क्वेश्चन का जो आंसर है अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए, इन डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस पेयर्स विद एडेनिन। ऑप्शन है आपके पास थाइमिन, बी ऑप्शन है आपके पास साइटोसिन, सी ऑप्शन है आपके पास ग्वानिन, और डी आपके पास आता है यूरेसिल। चलिए आपको पूछा क्या गया है, अब आपको समझ आ जाएगा कि निम्नलिखित में से डीएनए की बात की जा रही है कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनस बेस एडेनिन के साथ क्या करता है, पेयर होता है, एडेनिन के साथ क्या बनाता है, अपना पेयर बनाता है। यानी कि पूछा ये गया है कि एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है और एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, ठीक है, इसमें एक नाइट्रोजनस बेस लगा है एडेनिन। अब यहाँ पर जो एडेनिन है वो कौन से नाइट्रोजनस बेस के साथ ऐड होगा, कौन से नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयरिंग करेगा या अपना जोड़ा बनाएगा, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन में क्या क्या आपके पास आते हैं, थाइमिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, ग्वानिन है एंड यूरेसिल है। आप ध्यान दीजिए, एक चीज आपको बताई गई थी, मैंने कहा है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन है, प्यूरिन है और पिरिमिडिन है। प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, और इसमें आता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। सबसे पहले तो हम यूरेसिल को हटा लेंगे क्योंकि यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। यूरेसिल हट गया यहाँ से, तो हम यूरेसिल यहाँ पे हटा देंगे, ऑप्शन नंबर डी हट गया है।
अब मैंने कहा था कि प्यूरिन जो है वो हमेशा पिरिमिडिन से ही ऐड होगा, ऐसा नहीं कि प्यूरिन प्यूरिन आपस में क्या हो गए हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, या पिरिमिडिन पिरिमिडिन आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। एडिनिन क्या है, आपने कहा प्यूरिन है, तो एडिनिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग नहीं करेगा, इतना तो हम समझते हैं कि एडिनिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि ये भी एक प्यूरिन होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, क्लियर है ना? आपको क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने, या तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो या फिर आपको ये पता हो कि कौन से आंसर नहीं हो सकते हैं। तो आपने पढ़ा है कि यहाँ पर जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ ऐड होगा, और जो हमारा ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ क्या होगा, ऐड होगा। आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थाइमिन। एडेनिन हमेशा किसके साथ ऐड होता है, थाइमिन के साथ। आपके लिए क्वेश्चन है, हमने कहा एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ ऐड होगा और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ऐड होगा, लेकिन जब ये ऐड होते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था तो हमने एक जगह डबल बॉन्ड देखा था और एक हमने ट्रिपल बॉन्ड देखा था। आपको बताना ये है कि एडेनिन थाइमिन और साइटोसिन ग्वानिन दोनों के बीच में कहाँ पर डबल बॉन्ड आया, कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आया है। ठीक है, क्लियर है इतना? ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। चलिए, तो अपने क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो डाउट रहे होंगे वो क्या होंगे, क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रेप्लिकेशन स्कीम को डायग्रामेटिक वे में समझेंगे और समझेंगे कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है या ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस होती है। जब डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस का कुछ और नाम होता है। और एक प्रोसेस होती है जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसका कुछ और नाम होता है। बेसिक सी चीजें हैं, ये आप लोग एक बार घर से पढ़ करके लेके आएंगे कि क्या क्या इन प्रोसेस को हम कहते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।